दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 चैप्टर 5, जिसका टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग सागर पढ़ेंगे, महासागर पढ़ेंगे, द्वीप और महाद्वीप आदि टॉपिकों को विस्तृत रूप से दोस्तों पढ़ेंगे। और यह क्लास इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस, सुपर टेट, टीएसटी, पीएसटी, यूपीएससी एग्जामिनेशन, DSSV, एसएससी, सीजीएल, आरओ, एआरओ, इवन सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक आता है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनें आप लोगों के लिए। ध्यान से सुने। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना तो जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। चलना भी तो जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। दोस्तों आइए अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो आपके सामने है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे सामने, यह देखिए दोस्तों, कुछ पहाड़ों के चित्र दिए गए हैं, कुछ बर्फ से ढके हुए हैं, कुछ वनस्पतियों से ढके हुए हैं। और अपना जो टॉपिक है वह है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है और हम सभी लोग दोस्तों पृथ्वी के निवासी हैं। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। तत्व कौन कौन से होते हैं? भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। भूमि भी है, जल भी है, हवा भी इत्यादि चीजें पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह है ऐसी है जिससे पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। क्या है दोस्तों? वो 3 घटक आपस में मिलते हैं, देखिए, तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे दोस्तों भूमंडल कहते हैं। जिस स्थान पर या जिस जगह पर, जिस ठोस हिस्से पर आप लोगों ने अपना घर बनाया है, रहने का ठिकाना बनाया है, उसको भूमंडल कहा जाता है। गैस की जो परतें पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में दोस्तों गैसें कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। दूसरी गैसें जैसे ऑक्सीजन जो होती है दोस्तों वह 21% होती है। दोस्तों पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। अब आप समझ पा रहे होंगे, जो भाग ठोस है उसे भूमंडल, जो वायु से है वायुमंडल, जिस भाग पर जल पाया जाता उसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं होती हैं, जैसे बर्फ भी है जो ठोस अवस्था में, जल एवं जल वाष्प जो गैस के रूप में होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में जलमंडल उपस्थित होता है। जीवमंडल क्या? एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि जीवमंडल की परिभाषा क्या है, तो आप कह सकते हो वह क्षेत्र जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं उसे जीवमंडल कहते हैं। इंग्लिश में इसे बायोस्फीयर कहते हैं। बायो मीन्स होता है, जीव मीन्स होता है जहां पर पेड़ पौधे आराम से इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं या आराम से इनका निवास स्थान हो। तो जहां स्थल होगा, जल होगा, हवा, तीनों चीजें उपलब्ध होंगी, वह जीवमंडल होगा, अर्थात जीवों का रहने वाला घर। अब अपने पास जो टॉपिक है भूमंडल, जिसके बारे में हम लोगों ने दोस्तों अभी पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ इसकी एक परिभाषा ही जानी थी। भूमंडल में हमने पढ़ा था ये एक ठोस भाग होता है, ठीक है, और यह किसका? पृथ्वी का ठोस भाग होता है, इसी को भूमंडल कहा जाता है। और दोस्तों ये भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। बाई चांस ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ये किससे बना है, तो आप कह सकते हैं भूपर्वती की जो चट्टान होती उनसे और मिट्टी की पतली पतली परतों से भूमंडल बना हुआ है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व निहित है। आप सभी लोग जानते हैं कि ज्यादातर जो अपने फसलें उगाई जाती हैं वह जमीन से उगाई जाती हैं।
जितनी चीज़ें हम खाते हैं लगभग उसका 90% जो भाग होता है वह ज़मीनों से ही उगाया जाता है। ये चीज़ हम लोग भली बात दोस्तों जानते हैं और इससे परिचित भी हैं। आगे देखेंगे, पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। अब देखना ये कौन कौन से भाग हैं जिसमें पृथ्वी को बांटा जा सकता है। देखिए बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नामों से जाना जाता है। जैसे हम लोग भारत के निवासी है तो किस महाद्वीप में रहते हैं, तो हम सबको पता है कि हम लोग एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो पृथ्वी की सतह है उसे कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कह सकते हैं दो भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं, जैसे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, एशिया, यूरोप, इन महाद्वीपों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया, इन महाद्वीपों के बारे में आप लोगों ने दोस्तों सुन रखा है। और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अभी आपको बताएं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, लाल सागर, ये सब क्या है? ये सब महासागरीय बेसिन या महासागर के बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल दोस्तों जुड़े हुए हैं। और चित्र अभी आपको हम 5.1 दिखाते हैं। और यह जो चित्र है विश्व का होगा। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? नहीं दोस्तों, कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट जाकर कहाँ बसे हैं, किसी टापू पर है, तो वो एक अलग द्वीप या महाद्वीप के नाम से उसे जाना जाता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य कहा जाता है या शून्य माना जाता है। आपने कहीं देखा होगा प्लेटफॉर्म पे कि यह समुद्र तल की ऊंचाई से 16 मीटर है, 25 फीट है, 50 फीट है, 100 फीट है। इस तरीके से आप लोगों ने किसी पुल या रेलवे प्लेटफॉर्म पर लिखा हुआ देखा होगा। तो उसकी जो ऊंचाई नापी जा रही है वह डियर स्टूडेंट समुद्री तल से नापी जा रही है। अब आगे देखते हैं। आपके सामने चित्र आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसी तरीके का यह चित्र आएगा, ध्यान रखिएगा। छोटा कर देते हैं जितना आप देख सकें। देखिए दोस्तों, प्रशांत महासागर आप देख पा रहे होंगे, फिर उत्तरी अमेरिका, रॉकी पर्वत देख पा रहे होंगे, ठीक है, फिर आप दक्षिण अमेरिका देख पा रहे होंगे, अटलांटिक महासागर देख पा रहे होंगे, विषुवत रेखा, कर्क रेखा भी देख पा रहे होंगे, मकर रेखा दक्षिण में, फिर आप दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका देख पा रहे होंगे, यूरोप, अफ्रीका, आर्कटिक महासागर देख पा रहे होंगे, फिर एशिया देख पा रहे होंगे, इसमें हिमालय पर्वतमाला देख पा रहे होंगे, तिब्बत का पठार, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर। जो दोस्तों पूरा का पूरा खेल है इसी में है। इसी में आपने महासागर देख लिए, इसी में आपने देखे हैं दोस्तों कॉन्टिनेंट, जिनको कि महाद्वीप या द्वीप भी कहते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप लोग याद रखें। यहां से आपके एमसीक्यूज आने की प्रबल संभावना रहती है। जैसे यहां से विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 8,848 मीटर ऊंचा है। दोस्तों इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें, जब भी किसी एग्जामिनेशन में आए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, तो आप 8,848 मीटर ही लिखेंगे। कारण है क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और जब भी कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत होता है तो उसका क्लियर आंसर ढूंढने के लिए, करेक्ट आंसर ढूंढने के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का ही यूज किया जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो शिखर माउंट एवरेस्ट है उसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का है, जिसको कि मेरियाना ग्रंथ कहते हैं। ये किसका हिस्सा है? प्रशांत महासागर का है। मेरियाना ट्रंच या मेरियाना गर्त इसको कहते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है, गहराई है 11,022 मीटर है, अर्थात 11 किलोमीटर है और 22 मीटर अलग है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है या कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? बिल्कुल दोस्तों। अब अपना टॉपिक है महाद्वीप। क्या है दोस्तों? महाद्वीप है, आइए इसके बारे में समझते हैं।
पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। पहले प्रश्न को आप क्लियर करें। क्वेश्चन आए कि कितने महाद्वीप हैं, तो आप 7 बता सकते हैं। और फिर इनको किस क्रम में रखा गया है, इस बात को समझते हैं। इनको विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग किया है। आइए इन महाद्वीपों को समझते हैं। सबसे बड़ा कौन है, फिर कौन है। देखिए, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, जहां के हम लोग निवासी हैं दोस्तों। फिर यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका है। समझें पहले, एशिया सबसे बड़ा है, फिर यूरोप उससे छोटा है, फिर अफ्रीका उससे छोटा है, फिर उत्तर अमेरिका फिर छोटा है, फिर दक्षिण अमेरिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर अंटार्कटिका है। जैसा कि अभी चित्र 5.1 में अब आप सभी को मैंने दिखाया था। देखिए, विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। और दोस्तों, जो हम लोग हैं वो भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, अर्थात अपना जो भारत देश है वह एशिया महाद्वीप में है। एशिया जो है और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है दोस्तों, एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। 1/3 का दोस्तों मतलब होता है 1/3 भाग। कुल भाग अगर 3 है पृथ्वी के, तो एक भाग पर सिर्फ और सिर्फ एशिया का विस्तार है, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, इसकी अगर स्थिति आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ही अपने भारत को मध्य भाग से विभाजित करती है, अर्थात मध्य हिस्से से भारत के कर्क रेखा निकली है। यह 23.5 पर है। दूसरी बात, जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है सॉरी। और इसकी जो ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मिजोरम है, त्रिपुरा है, गा से गुजरात है, मा से मध्य प्रदेश है, छा से छत्तीसगढ़ है, झा से झारखंड है, रा से राजस्थान है। तो ये 8 राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा दोस्तों गुजरती है। अब देखिए, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत जो यूरोप से अलग करता है। अगर आपसे कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप और जो आपका यूरोप महाद्वीप है, इसको कौन सा पर्वत अलग करता है, तो आप बता सकते हैं यूराल पर्वत इसको अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, यूरोप एवं एशिया के जो संयुक्त हिस्से हैं, संयुक्त भाग हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो आप कह सकते यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया बना यूरेशिया। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरोप के जस्ट बाद जो है वह है दोस्तों यूरोप। जो आपका वो था एशिया, वह सबसे बड़ा था महाद्वीप। अब सेकंड नंबर का जो है यूरोप है, एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कभी कभी दोस्तों प्री में इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि जो वो है यूरोप, ये एशिया के पूर्व में स्थित है, पश्चिम में स्थित है, दक्षिण में स्थित है या उत्तर में स्थित है। तो आप कह सकते हैं जो यूरोप है वह एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। जो आर्कटिक वृत्त है वह दोस्तों कहां से होकर गुजरता है, यूरोप से होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। इसकी विशेषताएं हैं, ये 3 ओर से पानी से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखकर इसकी स्थिति दोस्तों हम लोग पता पहले ही लगा चुके हैं। अब बारी है अफ्रीका की दोस्तों। अफ्रीका देखते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। पहले क्या है, एशिया है, फिर अफ्रीका है। इससे जो विषुवत वृत्त है, 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। जो विषुवत रेखा है जो 0 अंश पर स्थित है, जिसको आप लोग भूमध्य रेखी या भूमध्य सागरी रेखा भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, वह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से उसके बीच वाले हिस्से से होकर गुजरती है। लगभग यह अफ्रीका को
दो हिस्सों में बराबर बांटती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी आपको चित्र 5.1 में मैंने दिखाया था। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, उस महाद्वीप का नाम बताइए जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो वह अफ्रीका महाद्वीप है। यह एशिया से छोटा है, दूसरे नंबर पर है, और इससे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों 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 की तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती हैं। अब और इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखते हैं। अफ्रीका में जो सारा रेगिस्तान है, यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सारा जो है, सबसे गर्म रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख चुके हैं। आप देखेंगे कि विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। और दोस्तों, नील नदी की जो लंबाई है 6,990 किलोमीटर है। कितनी है? नील नदी की जो लंबाई है 6,990 किलोमीटर है। 6,690 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई है। और जो अमेजन, जो सबसे चौड़ी नदी है, उसकी 6,296 या 290 ऐसी ही कुछ है, लगभग में है दोस्तों। बट 6,900 क्लियर है, यहाँ पर 6,200 क्लियर है दोस्तों। अफ्रीका का मानचित्र देखकर हमें पता चलता है कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त किन किन भागों से होकर गुजरती है। अब हम लोग देखेंगे उत्तर अमेरिका। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया था, दूसरा अफ्रीका था, तीसरा उत्तर अमेरिका है। यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि कहते हैं। जो ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका एक दूसरे सक्रिय स्थल से जुड़े हुए हैं, उस स्थान को पनामा जल संधि कहा जाता है। अभी आपको दिखाते भी हैं दोस्तों, देखिए कितना खूबसूरत एक चित्र है। उत्तर अमेरिका है और नीचे दक्षिण अमेरिका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यह रहा और यह रहा दक्षिण अमेरिका, येलो कलर में। और आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए सकरा स्थल है, इसी को पनामा जल संधि कहते हैं। पनामा जल स्थल संधि भी इसको कहते हैं। एक ही बात है दोस्तों, ये एक दूसरे भाग को जोड़ती हुई आपको प्रतीत हो रही है। देखिए, जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत दोस्तों है, ये श्रीलंका से जुड़ा है। तो किससे जुड़ा हुआ है? पाक जल डमरू से जुड़ा हुआ है, जिसको पाक जल संधि भी दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जल संधि भी कहते हैं। अब इस बात को समझिए कि पाक जो है, इसकी स्पेलिंग PALK होता है। क्या होता है? आपको लिख देते हैं यहां पर, देखिए PALK। पाक वो पाकिस्तान वाला नहीं है, ये PLK होता है। भारत एवं श्रीलंका के बीच जल संधि का नाम दोस्तों पाक जल संधि है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अगर कभी उत्तर अमेरिका की स्थिति पूछी जाए इस महाद्वीप की, तो आप बता सकते हैं उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है और इनके नाम आगे चल के बताएंगे। अब आपके सामने है दक्षिण अमेरिका। अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, सीधी बात है, दक्षिण में तो ये कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कुछ महासागर है, उनकी बात हम बाद में बताएंगे। और यहाँ पर एक सबसे फेमस चीज है, यहाँ की जो एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला है, वह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, तो वह दक्षिण महाद्वीप में है। कहाँ पर? वह दक्षिणी महाद्वीप में है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, जो सबसे चौड़ी नदी है, देखिए बड़ी नदी है, वहां पर लंबी नदी था नील नदी, जो कि अफ्रीका में थी। 6,900
कुछ 20 या 980 के करीब इसकी लंबाई थी नील नदी की, ठीक है। और इसकी थी 6290। नील नदी की 6990 थी या 290 ऐसे कुछ थी समथिंग। बट जो इसकी है अमेजन की 6200 किलोमीटर इसकी लंबाई लगभग है, और उसकी 6900 किलोमीटर, सॉरी उसकी थी 6600 दोस्तों। नील नदी की कितनी थी? 6600 थी, और इसकी थी 6200। अब लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, जो चारों तरफ से समुद्रों तथा महासागरों से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब अंटार्कटिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर स्थित हैं, और उन शोध संस्थानों के जो दोस्तों नाम है वह है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम था? मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री। तो अब हम लोग देखेंगे जलमंडल। हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर क्या है? 2/3 हिस्से पर दोस्तों पानी है। 2/3 हिस्से पर पानी है। अगर 3 हिस्से पृथ्वी है तो 2 हिस्से पर सिर्फ पानी है, एक स्थान पर ओनली स्थल है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 51% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। तो दोस्तों 51% पर क्या है? पानी है। 29% पर स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। इनमें क्या क्या होता है? महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल, वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, एवं वह इतना अधिक खारा है कि इसे कोई भी व्यक्ति पी नहीं सकता। 97% अधिक से दिया गया, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता दें 97.5। 97.5% जो पानी है वह दोस्तों कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है महासागरों में, जो इतना अधिक खारा इसको नहीं पी सकते। अब बचा दोस्तों 2.5% पीने के लिए पानी है। इसमें से दोस्तों जो 1.5% है यह होता है बर्फ के रूप में। किसके रूप में? यह दोस्तों होता है आइस के रूप में, जो कि आर्कटिक, अंटार्कटिक इन सब में निहित है। अब बचा जो 1%, यह दोस्तों होता है भूमिगत जल। कैसा होता है? भूमि के अंतर्गत होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। पानी को बहुत अच्छे से प्रयोग करें, और यह भी बताया जाता है जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वह जल के कारण ही होगा। तो 97.5 या 97% से अधिक पानी जो है वह महासागरों में पाया जाता है। यह बहुत अधिक खारा होता है, कोई व्यक्ति इसे पी नहीं सकता। फिर इसके अलावा 2.5% या 3% जो होता है उसमें से 1.5% लगभग बर्फ के रूप में सुरक्षित है, जिसे आप पी नहीं सकते। इसके अलावा 1 से 1.5% जो पानी होता है वह भूमिगत पानी होता है, जो भूमि के नीचे होता है, जिसे आप समर के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से और हैंड पंप के माध्यम से आदि माध्यम से भूमि के पानी को बाहर निकालते हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ एक मैप दिया गया है, इसको समझे किस तरीके से ये दिए गए हैं। देखिए एशिया है, आप देख पा रहे होंगे। फिर अफ्रीका है, इसको और छोटा करें, इतना ही छोटा होगा दोस्तों। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। फिर आपके सामने अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये एक तरीके से इनको दर्शाया गया है। इनको आप पढ़ें और बताएं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। हम लोग देखेंगे महासागर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? महासागर भी एक अहम टॉपिक है, क्योंकि अपने जो पृथ्वी के हिस्सा है उस पर 2/3 हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ पानी है, 71% पर। देखिए महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों,
महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता अर्थात बहता रहता। यहाँ पर ज्वार भाटा, देखिए क्या क्या है दोस्तों, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। अगर आपसे कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाए कि जो महासागरीय जल की तीन गतियां होती वो कौन सी होती, पहली तरंगे, दूसरी ज्वार भाटा, तीसरी महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। अगर आपसे महाद्वीप पूछे जाए तो 7 थे, अगर आपसे महासागर पूछे जाए तो 5 है। पहला प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर है, तीसरा हिंद महासागर है, चौथा दक्षिणी महासागर है और पांचवा जो है आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर पहले नंबर पे है, अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पे है, हिंद महासागर तीसरे नंबर पर है और दक्षिणी महासागर चौथे नंबर पे है। आर्कटिक महासागर आपका 5वें नंबर पे है। तो 5 प्रमुख महासागरों के 7 महाद्वीप हो गए। इतनी चीजें हैं। अब हम लोग देखेंगे, आपको एक चीज दिखाते, छोटा सा चित्र भी देखिए। प्रशांत महासागर है, यह सबसे बड़ा महासागर है, इस बात से हम लोग परिचित हैं। यह पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर भाग पर फैला है। अब 1/3 का मतलब है अगर 3 हिस्से पृथ्वी के हैं तो दोस्तों एक हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर है। और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ग्रंथ, जो मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रंच भी इसको कहते हैं, ये प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी जो गहराई है वो 11-22 मीटर है। इस बात को आप लोग याद रखें, 11 किलोमीटर और 22 मीटर इसकी आप गहराई कह सकते हैं। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर कैसा है? वृत्ताकार है। दूसरी चीज, एशिया जिसके हम लोग निवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया जो दक्षिणी महाद्वीप है, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अर्थात यह क्या है, बीच में यह है, इसके चारों ओर यह महाद्वीप स्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। इन स्थिति देखो, ये आप देख पा रहे होंगे, दंतुरित, तटरेखा, डबलिन, ये और कुछ है दोस्तों। चित्र 5.1 अभी आपने देखा था। अटलांटिक महासागर है, ये जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के एस आकार के का है। कैसा? जैसा एस बनता है अल्फाबेट, उसी आकार का ये महासागर है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। अगर आपसे कभी पूछा जाए जो अटलांटिक महासागर है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसकी आकृति एस आकार की है, इसके पश्चिमी किनारे पर कौन से महाद्वीप हैं? तो उत्तर एवं दक्षिण महाद्वीप स्थित हैं। पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है, पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। कैसी है? दंतुरित है, जैसे कि अभी आपने दिखाई थी। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति क्या है? आदर्श स्थिति है। अब कैसे, थोड़ा समझा देते हैं। दंतुरित का मतलब होता है ये कटी फटी टेढ़ी मेढ़ी जो आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पोताश्रय मतलब बंदरगाह बनाए गए, यहाँ से शिप चलते हैं, पानी वाले जहाज चलते हैं और काफ़ी बड़े बड़े सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों क्या होती है, देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी के नाम पर यानी भारत के नाम पर है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों ये जो महासागर है दोस्तों लगभग त्रिभुजाकार है। अगर आपसे कभी पूछा जाए ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, तो वह हिंद महासागर है, भारत के नाम पर है और इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया है जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसके देखिए उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है।
अब देखेंगे हम लोग दक्षिणी महासागर। क्या देखेंगे? जो दक्षिणी महासागर है अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 अंश दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। देखिए, जो दक्षिणी महासागर है अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेरता है और अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 अंश दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। जो आर्कटिक महासागर है वह कहाँ स्थित है? ये उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। देखिए, प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है आर्कटिक महासागर जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। देखिए, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर जिस जल संधि से जुड़े हैं उसको बेरिंग जल संधि कहा जाता है। इसे आप बोरिंग जल संधि भी अपनी समझने के लिए कह सकते हैं। हम लोग देखेंगे वायुमंडल। सबको पता चार होती मंडल, कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में बरसात की सारी घटनाएं होती, बादल से संबंधित पक्षी पक्षी उड़ते हैं। समताप मंडल में एरोप्लेन वगैरह उड़ता है। मध्य मंडल में क्या होता है? सेटल वो होते हैं, उल्कापिंड टाइप के होते हैं क्योंकि यह ठंडी होती है। आयन मंडल में क्या होता है? आयन मंडल में विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं और यहाँ पर स्थित होते हैं आपके क्या सैटेलाइट वगैरह भी स्थित होते हैं। बहिर्मंडल क्या होता है? सबसे बाहरी हिस्सा होता है यह पृथ्वी का दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी विशेष नहीं होता है। आइए पढ़ते हैं वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत घिरी है जिसे वायुमंडल कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। हम ऐसी वायु प्रदान करते हैं, यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस ले पाते हैं, अर्थात ऑक्सीजन जो कि वातावरण में 21% प्रेजेंट है, इसे जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। इसका फार्मूला O2 होता है। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज देखें, जो वायुमंडल है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जैसे आप गिन सकते हैं कि लखनऊ से जो दूरी है लगभग मुंबई तक की, इतनी ऊंचाई तक सिर्फ और सिर्फ वायुमंडल स्थित है। वायुमंडल के उसको घट को तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं। जैसे पहली क्या है? क्षोभ मंडल, जिसमें बादल से संबंधित, बरसात से संबंधित, मौसम से संबंधित सारी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में मौसम से संबंधित कोई घटना नहीं होती है, यहाँ पर एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। मध्य मंडल आप देख पा रहे हैं, आयन मंडल आयनोस्फीयर भी कहते हैं, और बहिर्मंडल 5 परतें ये हो गई। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। जो वायुमंडल है मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 21 है, ठीक है दोस्तों, और जो नाइट्रोजन की है वो 78 है। तो ये चीज हो गई। आइए दोस्तों एक बार और समझ लेते हैं। धोखे से दोस्तों पूरा फाइल चला गया था। आइए देखते हैं। जो अपना वायुमंडल है वो 99% किससे बना है? ऑक्सीजन से बना है, जिसकी 21% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन आपकी 78% है। तो इतने जो लोग वातावरण में उपस्थित है, इनको मिलाकर टोटल 99% बन जाता है। देखिए, आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि सब मिलाकर बनती हैं 1%। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, इसे जीवनदायिनी गैस कहा जाता है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह दोस्तों क्या है? लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी क्या गर्म रह जाती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे तैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं
यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। ये देखो, चित्र 5.5 में एक पर्वतारोही देख पा रहे होंगे, पीठ पर इसके ऑक्सीजन सिलेंडर है। ऊंचाई पर बढ़ने से क्या होगा दोस्तों, सांस लेने में इसको प्रॉब्लम होगी। अब आपको वायुमंडल दिखाते हैं। इस चित्र से आप समझ पा रहे होंगे, यह जैव मंडल है। जैव मंडल होता है जहां पर जल मंडल मिले, स्थल मंडल मिले और वायुमंडल मिले। और जहां ये सब चीजें मिलेंगी दोस्तों, वहां पर क्या होगा, जीवों का निवास होगा। वहां पर क्या होगा, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की और जानवरों की प्रजातियां निवास करेंगी। इतनी चीजें दोस्तों यहां पर होंगी। आगे देखते हैं। जैसे ऊपर की ओर आते हैं या जाते हैं तो तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। अब यहां से समझ लो, जो वायु है वह उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की ओर बहती है। जब भी हवा गर्म होती है तो वह ऊपर उठती है, दाब उसका बढ़ता है तो वह ऊपर उठती है। और जहां हवा ठंडी होती है वहां पर वो हाई स्पीड से जाती है और ठंडी हवा वहां पर आती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। हम लोग देखेंगे जीवमंडल। जीवमंडल का दोस्तों मतलब ही होता है जहां पर क्या क्या हो, जल हो, स्थल हो, वायुमंडल हो। जीवमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल से जुड़े रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था। देखिए, जीवमंडल के प्राणियों के मुख्यतः दो भाग हैं, जंतु जगत एवं पादप जगत। जंतु जगत को आप कह सकते हैं क्या, जिसमें जानवर पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ। पादप जगत, जिसको आप प्लेंटिया भी कहते हैं, जहां पर सिर्फ और पेड़ पौधों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, अर्थात जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग में रहते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अब हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे क्या होगा, ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी जो कि 2004 में आई थी, कहाँ आई थी, 2004 में दोस्तों यह आई थी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तो कुछ भाग में पानी में डूब गया था, कुछ जो उसका भाग था वह पानी में डूब गया था। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापी विद्युत संयंत्रों, यहां से देखो, उद्योगों, तापी विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। बिल्कुल दोस्तों, इसीलिए जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ठीक है, देखिए 3-4 प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं। जल प्रदूषण जिसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं, स्थल पोल्यूशन जिसको लैंड पोल्यूशन कहते हैं, फिर जो आपका वायु प्रदूषण होता है उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण को साउंड पोल्यूशन भी कहते हैं। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। अर्थात जितने संसाधन हैं उनको बहुत अच्छे से उपयोग किया जाए, अधिक उपयोग ना किया जाए। जितने संसाधनों की दोस्तों जरूरत है उतने का उपयोग करना चाहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं आप लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, आप यहां से आपने पढ़ा है दोस्तों, पृथ्वी के प्रमुख मंडल पढ़ा, जिसमें भूमंडल और वायुमंडल को समझा। जलमंडल को भी समझा, भूमंडल जो स्थलीय भाग होता है, वायुमंडल हवा वाला, जलमंडल जहां पर सिर्फ जल जल होता है, और भूमंडल में हमने विभिन्न प्रकार के महाद्वीपों और महासागरीय बेसिन के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने चित्र देखा 5.1, इसमें सारे महाद्वीप हैं और इसके अलावा इसमें महासागर भी हैं।
इस क्षेत्र में। फिर हम लोगों ने पढ़ा कौन सा सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी 8,848 मीटर ऊंचाई है। फिर महाद्वीप पढ़ा, उसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका है। एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका है। इस तरीके से हम लोगों ने सभी महाद्वीपों के बारे में पढ़ा। फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जिससे जुड़ा हुआ है उसे पनामा स्थल जल संधि कहते हैं। पनामा स्थल संधि के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। जलमंडल 2/3 हिस्से पर पानी है, 71% भाग पर पृथ्वी पर पानी है और 29% पर सिर्फ और सिर्फ स्थल पाया जाता है। देखिए 97.5% सिर्फ जो पानी है वह दोस्तों कैसा है, खारा पानी है, जिसे आप लोग नहीं पी सकते हैं। 2.5% पानी जो मीठा जल है जो पी सकते हैं। इसमें से 1.5% जो पानी है वह दोस्तों बर्फ के रूप में है। 1% भूमिगत पानी है, भूमि के नीचे पानी है, जिसको निकालकर हम सभी लोग पीते हैं। ये दिए गए, इनको आप आकृति के अनुसार सेट करें। महासागर 5 हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, आपने वायुमंडल की परतें पढ़ी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इनके बारे में भी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा। फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका वायुमंडल में क्या योगदान है उसके बारे में भी पढ़ा। फिर हमने इस चित्र के माध्यम से जीवमंडल समझा, जहाँ पर वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल मिलते हैं, उसी को जैव मंडल या जीवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। इतनी चीज़ें दोस्तों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी। तो यहीं पर अपना यह क्या होता है दोस्तों, क्लास कंप्लीट होती है। इस क्लास को फटाफट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी क्लासें आपको लगातार मिलती रहेंगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।